डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे न्यायपालिका के संबंध में, और न्यायपालिका के संबंध में अपन ने कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी थी। और पिछली कक्षा में अपन ने न्यायपालिका की जो संरचना है, जो न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, उसके संबंध में देखा था, और न्यायपालिका के जो क्षेत्राधिकार हैं उसके संबंध में देखा था। तो अपन ने पढ़ा था कि न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड के अनुसार है। पिरामिड नुमा का अर्थ हो गया एक प्रकार से जो अपना न्याय का जो स्तर है वो एक प्रकार से ऊपर जाकर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है वो सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, और उसके नीचे जो हाई कोर्ट आते हैं, जिला स्तर के न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, ये सब के सब न्यायालय आते हैं। और इसमें अपन ने क्षेत्राधिकार में देखा था कि एक तो ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट अपन सीधा कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, वो प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपन ने पढ़े थे। दूसरे आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो अपील के माध्यम से, यानी कि अपन अधीनस्थ न्यायालयों से अगर किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होते हैं न्याय के संबंध में, तो अपन उससे ऊपर के न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यानी अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध में जिला स्तर के न्यायालयों पर, जिला स्तर के न्यायालयों के विरुद्ध में अपील कर सकते हैं अपन हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के विरुद्ध में कर सकते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बातें अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता के संबंध में कि न्यायिक सक्रियता क्या है। तो न्यायिक सक्रियता है वो, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन है वो है जनहित याचिका। और जनहित याचिका या अपन कह सकते हैं सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। और इस याचिका के अंदर, यानी कि ये जनहित याचिका है, इसके अंदर जब पीड़ितों की ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका दायर करता है, तो उनको न्याय दिलाने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ये याचिका दायर न की जाकर कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए ये याचिका दायर की जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। यह याचिका लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा और लोकहित, गरीबों के हित आदि से संबंधित हो सकती है। यानी कि ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ हो गया जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा ये याचिका दायर न की जाकर कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार से उनको न्याय दिलाने की याचिका दायर करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम सामाजिक व्यवहार याचिका भी रहा है। यानी कि न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है तथा कार्यपालिका भी न्यायिक सक्रियता के कारण उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण याचिका रही है वो कौन सी रही है, जनहित याचिका। पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा जन सामान्य के हित को ध्यान में रखकर दायर की गई याचिका क्या कहलाती है, जनहित याचिका। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिका का आधार ही क्या है, एक प्रकार से अपन न्यायिक सक्रियता, या अपन कह सकते हैं न्यायिक सक्रियता का आधार है वो क्या है, जनहित याचिका है। तो और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1979 के अंदर। न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की सुनवाई का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों के द्वारा नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे व्यक्तियों ने क्या की थी, ये याचिका दायर की थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1979 के अंदर। और हिंदुस्तान में जनहित याचिका के जो जनक हैं वो है PN भगवती। ये बात भी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में वो हुई थी 1979 के अंदर। यह बात भी इंपॉर्टेंट है, यह बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। अगर अपन से पूछे हिंदुस्तान में जनहित याचिका का जनक कौन है, यानी कि भारत में जनहित याचिका का जनक, तो वो है PN भगवती। इसने इसकी शुरुआत की थी, और इस जनहित याचिका के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता एक प्रकार से ज़्यादा प्रभावी भी अपन कह सकते हैं कि ये एक न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायिक व्यवस्था क्या बनी है, ये लोकतांत्रिक बनी है। और इसमें कार्यपालिका भी अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी के साथ वहन करने के लिए क्या हुई है, बाध्य हुई है। अब देखते हैं अपन इससे आगे नेक्स्ट जो न्यायपालिका और जो
उनका संबंध अधिकारों के साथ कैसा है उसके संबंध में। तो सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अपने देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वो संविधान में उल्लेखित नियम कानूनों के हिसाब से चलता है और सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका एक प्रकार से संरक्षण करना या अपन कह सकते हैं उनकी रक्षा करना और संविधान के अनुसार कानूनों की व्याख्या करने का जो अधिकार प्राप्त है वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। और किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित भी कर सकती है न्यायपालिका है वो, क्योंकि इसके अंदर अपन अच्छे से जानते हैं जो नियम कानून बनाने का जो अधिकार है वो है व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका अगर संविधान के दायरे में रहकर अगर किसी भी प्रकार से कोई नियम कानून बनाती है तब तक तो ठीक है। अगर संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून बनाती है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कर सकता है? असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये न्यायपालिका और अधिकार के संबंध में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि न्यायपालिका का क्या हो गया? ये अधिकार हो गया। और इसका जो सबसे सुगम तरीका है वो है रीट, यानी कि रीट या इसको अपन कह सकते हैं लेख जारी करना। और ये 5 प्रकार के लेख जारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो संविधान के आर्टिकल 32 के अंदर यानी 32 के अंदर, और जो हाई कोर्ट है वो करता है 326 के अंदर। ये दोनों बातें अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। और ये 5 प्रकार के लेख हैं। प्रमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है, अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इनके माध्यम से ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आशय यह है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित जो कानून होता है अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना है तो उसको निरस्त भी कर सकती है या उस पर दोबारा से विचार करने के लिए भी कह सकती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। और जो हिंदुस्तान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रोसेस है वो अपनाई गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यह बात अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आशय यह है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित और जो संविधान की व्याख्या से संबंधित नियम कानून होते हैं उनको अगर संविधान के अकॉर्डिंग बना है तब तो ठीक है। अगर इस संविधान का जो एक ढांचा होता है उसका अगर किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। यानी कि संविधान में उल्लेखित नियम कानूनों की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो किसका है? न्यायपालिका का है या सुप्रीम कोर्ट का है। और अपन ने देखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, अधीनस्थ न्यायालय आता है, जिला न्यायालय आता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो हो गया सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली के अंदर है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में हो गए। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट। तो जिला कोर्ट कौन से होते हैं वो और बता देता हूँ मैं आपको कि जिला स्तर पर कार्यरत वह न्यायालय जो जिले में दायर मुकदमों की क्या करता है? सुनवाई करता है। और यह जिले का सबसे बड़ा क्या होता है? न्यायालय होता है। यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो कोर्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जिला न्यायालय बोलते हैं। और एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि अपन ने इसकी आकृति पढ़ी थी वो पिरामिड नुमा पढ़ी थी। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। और फिर अनेक क्या हो गए इसके नीचे? ये हाई कोर्ट हो गए। और इसके नीचे जो कोर्ट हो गए वो हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनकी संख्या इनसे भी क्या है? ज़्यादा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसके नीचे और भी ज़्यादा हो गए, इनके अधीन कार्य करने वाले वो हो गए अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो इसकी आकृति बनी वो एक प्रकार से किस प्रकार से बन गई? पिरामिड नुमा बन गई। तो इसमें जिला स्तर का जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है जो जिले स्तर पर कार्यरत होता है, जिले में दायर जो मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई करता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और ये जिला स्तर का जो निचले स्तर में कार्यरत जो न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। और ये किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं? जो फौजदारी और दीवानी मामले होते हैं उनसे संबंधित ये सुनवाई करते हैं। अब बात आती है कि फौजदारी मामले कौन से होते हैं? जो फौजदारी मुकदमे से संबंधित होते हैं, और एक होते हैं दीवानी मामले या दीवानी मुकदमे। तो लड़ाई झगड़े या डकैती, मारपीट, हत्या, दहेज आदि अपराधों से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, जिनकी जो एक प्रकार से ये पूरे के पूरे मुकदमे आते हैं वो किस में आते हैं? फौजदारी से संबंधित आते हैं। यानी लड़ाई झगड़ों से संबंधित, मारपीट से संबंधित, हत्या से संबंधित, दहेज से संबंधित, ये सब के सब अपराध किस में आते हैं? फौजदारी मुकदमों से संबंधित हैं। और इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं दीवानी। दीवानी मामले वो होते हैं संपत्ति से संबंधित। अपने को ध्यान में रखना है, दीवानी मामले संपत्ति से और फौजदारी हो गए अपने लड़ाई झगड़े से संबंधित।
तो दीवानी मामले वो होते हैं जो संपत्ति, धन, विवाह, समझौते या किसी सेवा संबंधी झगड़ों के मामलों में दीवानी मुकदमों से संबंधित होते हैं। ये इस प्रकार के मुकदमे होते हैं जो संपत्ति से संबंधित होते हैं, धन विवाह से संबंधित होते हैं या अन्य किसी सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वो पूरे के पूरे मुकदमे किससे होते हैं? दीवानी मुकदमे होते हैं। और ये दीवानी मामले में लोक महत्व का कोई ऐसा प्रमुख कानूनी बिंदु है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वांछित है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी इस प्रकार के मामले होते हैं, उसमें पहले अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार से आते हैं, फिर ये अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। अगर न्याय अच्छे तरीके से अगर नहीं मिला, या अपन कह सकते हैं जो पीड़ित है उसको अगर उचित न्याय नहीं मिला है, तो वो अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये सब की सब बातें न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। अब अपील के माध्यम से किस प्रकार से जाते हैं, कौन कौन से लेख हैं, जो रीट की बात मैंने की थी सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 32 यानी 32 के अंदर, तो ये सब की सब बातें अपन देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।